आज की इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम इंटरनेट और आधुनिक तकनीक के सबसे बुनियादी और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर बात करने वाले हैं। आज हम एक्सप्लेन माई एसक्यूएल ए टू जेड के इस सफर पर निकलने वाले हैं। आज के समय में इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर बड़ी वेबसाइट और एप्लीकेशन के पीछे डेटा का एक विशाल समंदर होता है और उस डेटा को सही ढंग से बिना किसी गड़बड़ी के मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि MySQL आखिर इस चुनौती को कैसे हल करता है। तो चलिए, सबसे पहले इस रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं कि हम आगे क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी एसक्यूएल और माईएसक्यूएल को डीकोड करने से। उसके बाद हम डेटाबेस के कंपोनेंट्स और कमांड्स समझेंगे। फिर देखना है कि माईएसक्यूएल क्वेरीज को प्रोसेस कैसे करता है। इसके बाद इसके कुछ बेहद खास फीचर्स, रियल वर्ल्ड उपयोग और आखिर में क्लाउड में इसके भविष्य पर बात करेंगे। ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल और माईएसक्यूएल के बारे में। ये डेटाबेस की दुनिया की एक ऐसी उलझन है जिसमें अक्सर बहुत लोग फंसते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एसक्यूएल और MySQL के बीच असल में फ़र्क क्या है? अक्सर लोग इन्हें एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इस अंतर को समझने के लिए पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये दोनों टिके हैं। और वो नींव है RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो जानकारी को टेबल के रूप में स्टोर करता है। जरा एक ऐसी विशाल स्प्रेडशीट की कल्पना कीजिए जिसमें रोज और कॉलम्स हैं और अलग-अलग टेबल्स के बीच में संबंध बनाए गए हैं ताकि डेटा को बड़ी आसानी से जोड़ा और निकाला जा सके। यही वो बेसिक आर्किटेक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं असल फर्क पर। ये तुलना इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा है, डेटाबेस से बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका। जबकि दूसरी तरफ MySQL एक असल सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स इंजन है जो डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए इसी एसक्यूएल भाषा को लागू करता है। सरल शब्दों में कहें तो एसक्यूएल वो भाषा है जो बोली जाती है और MySQL वो व्यक्तिगत सिस्टम है जो उस भाषा को समझकर अपना काम पूरा करता है। चलिए अब हम डेटाबेस के थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। हर रिलेशनल डेटाबेस का दिल होती है उसकी टेबल। एक एसक्यूएल टेबल ही वो जगह है जहां सारा डेटा असल में स्टोर होता है। डेटाबेस इंजीनियर्स जानकारी को छोटी-छोटी टेबल्स में तोड़ देते हैं, जैसे एक टेबल सिर्फ ग्राहकों के लिए हो गई और दूसरी ऑर्डर्स के लिए, और फिर उनके बीच लिंक्स या रिलेशंस बना दिए जाते हैं। ये तरीका न सिर्फ स्टोरेज स्पेस बचाता है बल्कि जानकारी ढूंढने की स्पीड को भी कमाल का बना देता है। अब जो बात वाकई में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एसक्यूएल कमांड्स को कितने तार्किक तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। डीडीएल डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करती है। फिर आती है डीक्यूएल जो डेटा को ढूंढने और निकालने के काम आती है, जैसे सेलेक्ट कमांड। डीएमएल के जरिए नए रिकॉर्ड्स डाले या बदले जाते हैं। डीसीएल ये तय करती है कि कौन सा यूजर क्या देख सकता है, यानी सिक्योरिटी। और आखिर में टीसीएल जो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती है। अगर कोई प्रोसेस बीच में फेल हो जाए तो ये उसको सेफली रोल बैक कर देती है। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। कमांड्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं इस सिस्टम की वर्किंग की। MySQL आखिर क्वेरीज को प्रोसेस कैसे करता है? जब भी कोई क्वेरी सर्वर तक पहुंचती है तो वो एक प्रॉपर रास्ते से होकर गुजरती है। सबसे पहले एक क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है, फिर पार्सर ये चेक करता है कि कोड सही लिखा है या नहीं, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। उसके बाद आता है सबसे स्मार्ट हिस्सा, ऑप्टिमाइजेशन। सिस्टम खुद तय करता है कि डेटा निकालने का सबसे तेज और छोटा रास्ता कौन सा होगा। फिर एग्जीक्यूशन होता है और आखिर में रिजल्ट जनरेट होकर वापस एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है। और पता है, ये पूरी प्रोसेस कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर हो जाती है। और इस एग्जीक्यूशन फेज के दौरान जो चीज़ सबसे अहम रोल निभाती है वो है स्टोरेज इंजन। इनोडीबी या माईसाम जैसे स्टोरेज इंजन असल में वो मशीनरी है जो सर्वर की फिजिकल हार्ड ड्राइव पर जाकर डेटा को लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी सुरक्षित रूप से डिस्क पर सेव हो गई है। अंडर द हुड मैकेनिज्म समझने के बाद अब आइए MySQL के उन खास फीचर्स की बात करते हैं जिन्होंने इसको इतना लोकप्रिय और ताकतवर बनाया है।
इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। यही वो साल था जब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पहली बार दुनिया के सामने आया था। वैसे एक बड़ा मजेदार किस्सा है इसके नाम के पीछे। इसके सह संस्थापक मॉन्टेविडियस ने इसका नाम अपनी बेटी माए के नाम पर रखा था और तब से लेकर आज तक ये लगातार विकसित होता जा रहा है। तो सबसे अहम बात ये है कि ये सिर्फ मुफ्त और ओपन सोर्स नहीं है, बल्कि ये एंटरप्राइज लेवल की ताकत देता है। एक फीचर जिसने सच में सबको प्रभावित किया है वो है एसिड कंप्लायंस। इसे ऐसे समझें, अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन चल रहा है और अचानक सिस्टम क्रैश हो जाए तो भी डेटा करप्ट नहीं होगा। ट्रांजैक्शन या तो पूरा कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा डेटा रेप्लिकेशन के जरिए लगातार कॉपीज बनती रहती हैं। अगर एक सर्वर फेल हुआ तो दूसरा तुरंत काम संभाल लेता है। यही वजह है कि डेवलपर्स इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इन तकनीकी फीचर्स का असली वजन तब समझ आता है जब हम इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं। जरा इन नामों पर ध्यान दीजिए: फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी, Booking.com, ऊबर, गिटहब, यूट्यूब। इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये आज के इंटरनेट के सबसे बड़े डेटा हब्स हैं और ये सभी अपने रोजाना के करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शंस और डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसी MySQL टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। ये अपने आप में इसके स्केल का सबसे बड़ा सबूत है। देखा जाए तो लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री का काम इसके बिना अधूरा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनी पूरी इन्वेंट्री और ऑर्डर्स इसी पर मैनेज करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को ही ले लीजिए, जैसे वर्डप्रेस। अगर आज इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्डप्रेस पर चल रहा है तो उसके बैकएंड को MySQL ही संभाल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में सुरक्षित ट्रांजैक्शन से लेकर हेल्थ केयर में मरीजों के सेंसिटिव रिकॉर्ड्स को सेफ रखने तक, हर जगह जहां डेटा को एक परफेक्ट शेप देनी होती है वहां इसका उपयोग होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। तो आइए अब देखते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के इस दौर में इसका भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए लोकल सर्वर से निकलकर क्लाउड की तरफ चलते हैं। आजकल AWS, RDS और गूगल क्लाउड SQL जैसे प्लेटफॉर्म्स मैनेज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब डेवलपर्स को सर्वर मेंटेनेंस का सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। क्लाउड के साथ ट्रैफिक अचानक बढ़ने पर रिसोर्सेज डायनामिकली स्केल हो जाते हैं। ऑटोमेटेड बैकअप्स और हाई अवेलेबिलिटी ने डिजास्टर रिकवरी को इतना आसान बना दिया है कि डेटा लॉस का डर लगभग खत्म हो गया है। ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान सिस्टम बन चुका है। तो इस सफर के आखिर में एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। जैसे जैसे MySQL, मशीन लर्निंग और नए सर्वरलेस आर्किटेक्चर के साथ गहराई से जुड़ रहा है, तो ये आने वाले समय में ग्लोबल डेटा को मैनेज करने की गति और लागत को किस हद तक बदल कर रख देगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, वो आज भी भविष्य की नींव तय कर रही है। आगे क्या नया आने वाला है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।